नेहा और निखिल की लव मैरिज थी। उनके विवाह को 8 महीने पूरे हो चुके थे। निखिल मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। एक बार निखिल को अपने ऑफिस के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में हैदराबाद जाना पड़ा और वह अकेली घर में बोर हो रही थी। 5 दिन तो फिर भी ऑफिस में कट गए थे, लेकिन आज शनिवार के दिन घर में अकेली क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने निखिल को फ़ोन मिलाया तो पता चला वो अपने काम में बहुत व्यस्त थे। अपने लिए एक कप चाय बनाकर वह बालकनी में जा बैठी। चाय पीते हुए सर्दी की गुनगुनी धूप बहुत ही भली लग रही थी। आज उसे याद आ रहा था कि पूरे 8 महीने हो गए हैं उसके विवाह को। निखिल के प्यार में आकंठ डूबे ये दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। निखिल से हुई पहली मुलाकात आज भी उसके दिल में गुदगुदी सी मचा जाती है। हुआ यूँ था कि वह एक दिन अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने बाजार गई थी। शॉप पर पहुंचकर उसने एक पिंक कलर का सूट पसंद किया और उसे अपने ऊपर डालकर आईने में देखने लगी कि वह उस पर जचता है या नहीं। तभी उसके पास से एक युवक धीरे से यह कहते हुए निकल गया, कोई और देखिए ना, यह बिल्कुल नहीं जच रहा। हैरत से नेहा ने उसकी ओर देखा। वह आराम से दूसरे काउंटर पर शर्ट देखने लगा। असमंजस स्थिति में उसने वह सूट काउंटर पर रख दिया और एक ब्लू कलर का सूट लेकर उसने स्वयं को आईने में देखा। अब की बार उस युवक ने मुस्कुराते हुए सहमति में गर्दन हिलाई। पता नहीं क्यों उसने फिर वही ब्लू सूट ही खरीदा और दुकान से बाहर निकलकर एक और चल दी। अचानक उसके कानों में स्वर पड़ा, हेलो। वह ठिठक गई। नेहा के सम्मुख वही युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। नेहा ने घूरकर उसे देखा और पूछा, कौन है आप और इस तरह परेशान करने का क्या मतलब है? अरे, एक तो सूट खरीदने में मैंने आपकी मदद की, थैंक्स कहना तो दूर, उल्टा आप मुझ पर नाराज़ हो रही हैं। वह धीमे से मुस्कुरा दी। वह बोला, थैंक्स, कम से कम आपने मेरी पसंद का मान तो रखा। चलिए इस खुशी में एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। अरे अरे, ना जान ना पहचान, आप तो गले ही पड़ने लगे। वह थोड़ा तुनक गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, आप भले ही मुझे न जानती हो, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। वह डर गई। कौन है आप और कैसे जानते हैं मुझे? वह मुस्कुराया। डरिए नहीं, मैं भी आप ही की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। कितनी ही बार आपको ऑफिस में देखा है। अब नेहा ने राहत की सांस ली। उसने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जब इतना कुछ खुद जान लिया तो नाम भी खुद ही जान लीजिए। ये कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गई। अब ऑफिस में नेहा की नज़रें उसे तलाशती रहती थी। एक सुबह वह ऑफिस के लिए निकली तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वह बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। तभी उसकी कार आकर रुकी। बैठिए प्लीज़, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, उसने हिचकते हुए कहा। देखिए बारिश बहुत तेज है, हो सकता है बस देर में आए। उसने जिरह की। झिझकते हुए नेहा उसके बराबर की सीट पर बैठ गई। उसने कार आगे बढ़ा दी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, उस दिन क्या नाम बताया था आपने अपना? कनखियों से उसे देख वह मुस्कुराई। मैंने तो नाम बताया ही नहीं था। अच्छा, अगर बताती तो क्या बताती? वह खिलखिला पड़ी और बोली, नेहा नाम है मेरा। और मैं निखिल, वो बोला। अब वह अक्सर कभी ऑफिस में तो कभी बाहर उससे मिलने लगा था। उसकी बातों का अंदाज बहुत दिलचस्प था और सच कहूँ तो उसका साथ नेहा को भी भाने लगा था। उसने बताया था कि पिछले 3 सालों से वह पुणे में जॉब कर रहा था और 6 महीने पहले ही नौकरी बदलकर मुंबई में आया था। निखिल के साथ उसकी दोस्ती बढ़ने लगी। जल्द ही वे एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन ऑफिस के बाद वे दोनों कॉफ़ी हाउस गए। कॉफ़ी पीते हुए अचानक निखिल ने उसका हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, नेहा, माँ मुझ पर शादी का दबाव डाल रही है। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी देख ली है। उसका दिल धक से रह गया। आंखों में गुस्से के लाल डोरे तैरने लगे। चिढ़कर अपना हाथ खींचते हुए वह बोली, मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? उसने टेबल पर रखे
उसके हाथ को पकड़कर कहा, नेहा, तुम यह नहीं पूछोगी मैं क्या चाहता हूँ? मुझे क्या मतलब? उसने हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने कसकर थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ नेहा। बताओ, क्या जीवन के सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी? नेहा के कानों में शहनाइयाँ सी बजने लगी। उसने कहा, इसके लिए पहले मुझे अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी। मैं इंतज़ार करूँगा नेहा। वह घर लौट आई। 2 दिन तक वह इस असमंजस में रही कि घर वालों को निखिल के बारे में कैसे बताऊं। लेकिन तीसरे दिन मम्मी ने यह समस्या खुद हल कर दी। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। नाश्ता टेबल पर रखते हुए मम्मी बोली, नेहा, मैं और तुम्हारे पापा अब तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। पापा आज इंटरनेट की किसी मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारा रिज्यूम डाल देंगे। नहीं मम्मी, अभी यह सब मत कीजिए। क्यों? क्या तुम अभी शादी नहीं करना चाहती? नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, उसने धीरे से कहा। फिर क्या बात है नेहा? बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? पास बैठकर मम्मी ने स्नेह से पूछा। उसने धीमे से सहमति में गर्दन हिलाई। मम्मी मुस्कुरा दी। अरे, इसमें शर्माने की क्या बात है? लड़का तुम्हारी पसंद का हो, देखा भला हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? इतने में पापा भी वहां आ गए। सारी बात जानकर बोले, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है नेहा। बताओ, कौन है वो लड़का? उसने निखिल के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत निखिल के पापा मिस्टर शर्मा से फ़ोन पर बात की और संडे को उन्हें लंच पर बुला लिया। निखिल और उसके पापा मम्मी नेहा के घर आए और उनका रिश्ता पक्का हो गया। 4 माह के अंदर उनकी शादी भी हो गई। आंखों में इंद्रधनुषी सपने सजोए वह निखिल के घर आ गई। अभी वह अतीत की यादों में खोई हुई थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। उसकी सहेली माया का फ़ोन आया था। वह बोली, यार नेहा, क्या घर पर अकेली बोर हो रही है? चल, थिएटर में बहुत अच्छी इंग्लिश फिल्म लगी है, देख आते हैं। मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। वह खुशी से चहकी। नेहा खुद भी घर पर अकेले बोर हो रही थी। उसके लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। उसने और माया ने फिल्म देखी और पास के एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया। फिर माया को घर जाने के लिए ऑटो में बिठाकर अभी वह मुड़ी ही थी कि सामने से आ रही एक युवती को देख ठिठक गई। वह भी उसे देखकर रुकी और चहकते हुए उससे गले लगकर बोली, नेहा, तुम यहाँ? अपनी पुरानी सहेली कामिनी से मिलकर वह भी बहुत खुश हुई। उसने प्यार से उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोली, मैं काफ़ी समय से मुंबई में हूँ, तुम अपनी कहो, तुम यहाँ कैसे? कल मेरी एक कज़िन की शादी है, वहीं अटेंड करने आई हूँ, उसने बताया। कामिनी और वह स्कूल में अच्छी सहेलियाँ थीं। 12वीं के बाद बीटेक करने के लिए वह पुणे चली गई और नेहा ने वहीं एडमिशन ले लिया। इसके बाद उन दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा। आज इतने समय बाद एक दूसरे को देख दोनों बहुत खुश थे और गप्पे मारने के इरादे से पास के ही एक कॉफ़ी हाउस में जा बैठे। उसने कॉफ़ी ऑर्डर की। कामिनी बोली, नेहा, तुझे देखकर तो वक्त के बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा। अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। तभी तो मैंने देखते ही पहचान लिया। लेकिन तुम अपना ख्याल नहीं रखती लगता है। कितनी कमज़ोर लग रही हो। अच्छा, शादी वादी की कि नहीं? उसे गौर से देखते हुए नेहा ने पूछा। पहले तू अपनी बता, तेरी शादी कब हुई? उसकी नज़र उसके हाथों में पहने लाल चूड़े पर थी। उसके गालों पर निखिल के प्यार की सुर्ख फैल गई। वह बोली, 8 महीने ही हुए हैं यार। मेरी ही कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। पहले प्यार हुआ, फिर शादी। अब तू भी कुछ बताएगी या मुझसे ही पूछती जाएगी? नेहा ने उसे प्यार भरी झिड़की दी। उसने एक गहरी सांस भरी। मैं तेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ नेहा। अफेयर तो मेरा भी हुआ, लेकिन शादी नहीं हुई। वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आंखें भर आई। क्या मतलब? कौन था वह? खुलकर बता ना। नेहा को उससे सहानुभूति हो आई थी। कामिनी बोली, वह भी पुणे में मेरी ही कंपनी में था। धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगे और यह चाहत इतनी बढ़ी कि हम दोनों एक ही घर में साथ साथ रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, कामिनी के चेहरे पर के भाव कुछ बदल गए। पहले तो हमारी अच्छी निभी
और हम शादी के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे। वो कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे नेहा जिन्हें सुलझाया ना जा सके, लेकिन निखिल ने मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। बिना कुछ कहे सुने एक दिन नाराज होकर चला गया। तब मुझे पता चला कि उसने तो अपनी नौकरी भी बदल ली थी। निखिल, धीरे से नेहा ने ये नाम बुदबुदाया और कामिनी की आवाज़ उसे कहीं दूर से आती हुई लगी। हाँ, निखिल नाम था उसका, निखिल शर्मा, कहकर उसने पर्स से निखिल उसके पति की फोटो निकालकर उसके सामने रख दी। नेहा को सहसा अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा निखिल कामिनी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था? हे भगवान! कॉफ़ी हाउस की दीवारें उसे घूमती सी जान पड़ी, लेकिन कामिनी को उसके मनोभाव का अंदाज़ा ही नहीं था। नेहा ने किसी तरह खुद को संयत किया और सहज होते हुए बोली, तुम तो समझदार हो कामिनी, लिव इन रिलेशनशिप की उम्र ही कितनी होती है। वो शादी के बंधन में बदल जाए तो ठीक, नहीं तो कभी ना कभी उसका अंजाम दिल दुखाने वाला ही तो होता है, क्योंकि कोई बंधन तो होता नहीं ऐसे रिश्ते में। पर कामिनी, अपने पुराने जीवन को अपने वर्तमान पर हावी मत होने देना। तुम अपने लिए अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर घर बसा लो। तुम ठीक कह रही हो नेहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। कामिनी की आंखें नम थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने विदा ली। मन में पीड़ा का गुबार दबाए वह घर लौट आई और पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि निखिल ने उसे धोखा दिया था, लेकिन कानों सुनी और आंखों देखी बात को झुठला भी नहीं सकती थी। गुस्से से उसका सर्वांग कांप रहा था। रोते रोते नेहा ने अपना बैग उठाया और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। निखिल के साथ रहना अब बहुत मुश्किल था। बैग लगाकर वह मुड़ी ही थी कि उसकी निगाह टेबल पर रखी उनकी फ़ोटो पर पड़ी। शिमला की खूबसूरत वादियों में आलिंगन बंद किए हुए निखिल उसे प्यार से निहार रहे थे। उनके हनीमून का वह आखिरी दिन था। उस सुबह की स्मृतियाँ उसके पलकों के रास्ते मन के आंगन में उतरने लगी थी। होटल के कमरे में वे दोनों चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे। वह बार बार निखिल को छेड़ रही थी, लेकिन वे गंभीर थे। नेहा ने वजह जाननी चाही तो वह बोले थे, नेहा, मेरे मन पर एक बड़ा बोझ है। कुछ समय पूर्व मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। आज तुम्हारे सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में एक लड़की आई थी, सोचा था उसी से विवाह करूँगा, लेकिन मेरे और उसके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। मुझे लगा हम दोनों की निभ नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। नेहा, मुझे शादी से पहले तुम्हें यह सब बताना चाहिए था। मैं मानता हूँ वैवाहिक जीवन की बुनियाद आपसी विश्वास और सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए, लेकिन यह सच तुम्हें बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? नेहा के मन में एक टीस सी उठी, लेकिन नेहा ने उसे दबा दिया। उसने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पछतावे के साथ साथ सच्चाई भी थी। उदारता का परिचय देते हुए उसने कहा था, निखिल, तुम्हारे अतीत में कुछ भी रहा हो, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मुझसे जुड़ा है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है? उसके विशाल हृदयता ने निखिल को उसका मुरीद बना दिया था। उसे ख्याल आया कि इन 8 महीनों में उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था कि वह अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी। लेकिन आज कामिनी से निखिल के लिए सुनना और उनका लिव इन रिलेशनशिप में रहना वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या करूं? निखिल को छोड़ दूं? वह भी उस गलती के लिए जिसका उन्हें पछतावा है? या फिर क्या रिश्ता तोड़ देना इतना ही सरल है? कश्मकश के अजीब क्षण थे और उसे बहुत सोच समझकर फैसला लेना था। उसके इसी फैसले पर उसका भविष्य, उसकी खुशियाँ टिकी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने कामिनी से कहा था कि वह अपनी भूल को जीवन पर बोझ ना बनने दे। फिर क्यों वह निखिल के अतीत को वर्तमान में घसीटकर
अपने रिश्ते को खराब कर रही है। इंसान अपनी सोच की दिशा बदल दे तो कोई भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती कि उसे सहन ना किया जा सके। उसने तुरंत निर्णय ले लिया कि वह निखिल के अतीत को अपने वर्तमान के बीच नहीं आने देगी। इतने में ही कॉल बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला। सामने निखिल को देख वह हैरान रह गई। नेहा, मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं गया। काम जल्दी खत्म करके मैं आ गया। भावावेश में वह उनसे लिपट गई। उसे महसूस हो रहा था प्यार के ये पल ही जीवन की सच्चाई है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है लाचारी। जाने कितने वर्षों से वह बरगद का वृक्ष वहाँ खड़ा अतीत की न जाने कितनी घटनाओं का साक्षी था। न जाने कितने जीव जंतुओं राहगीरों की शरण स्थान था। आज उदासी से घिरा था। वर्तमान परिस्थिति में उसे अपने ऊपर आने वाले संकट का एहसास था। लोगों की बदली हुई मानसिकता ने उसे हिला दिया था। सोच रहा था, क्या समय आया है जिससे स्वतंत्रता व ऐशो आराम में बाधा पड़े। उसे रास्ते से हटा दो, चाहे वे हरे भरे वृक्ष हो या फिर बूढ़े माँ बाप। ऐसा ही हुआ था महेश जी के साथ। महेश जी और उनकी पत्नी सरला जी बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त थे। एक एक सुविधा का ध्यान रखा। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा पवन, छोटा बेटा श्रवण और बेटी प्रिया ही महेश और सरला की पूरी दुनिया थी। बेचारे महेश जी जब गांव से शहर आए थे तो कुछ नहीं था उनके पास। बड़ी मेहनत की। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने खुद को कर्म की भट्टी में झोंक दिया था। अपना जीवन तो उन्होंने जिया ही नहीं, बस बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुख सुविधाओं के लिए कार्य करते रहे और यही सोचते रहे कि जब ये लोग अच्छी नौकरी कर लेंगे तो फिर वे आराम करेंगे। लोन लेकर घर बनाया। बेटी प्रिया का अच्छे परिवार में विवाह किया। उनकी बेटी प्रिया सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई थी और दोनों बेटे अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके थे। उनकी शादियां भी अच्छे परिवार में हो गई थी। दोनों बहुएं भी नौकरी पेशा थी। सब अच्छा चल रहा था, पर कबाड़ किसे अच्छा लगता है। महेश जी और उनकी पत्नी सरला का यूं खाली बैठना परिवार में खटकने लगा था। अब दोनों ही बुजुर्ग हो चुके थे, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए थे। तबीयत भी नासाज रहती थी। उनकी देखभाल कौन करे, इस बात पर घर में महाभारत मची रहती। कौन उनके लिए घर पर रुके। नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। घूमना फिरना पार्टी में जाना सब कुछ बाधित हो रहा था। दोनों बेटे भी पत्नियों की चिक चिक से तंग आ चुके थे। एक दिन पवन का एक दोस्त विदेश में रहता था, वह आया हुआ था। बात चली तो माता पिता की बातें भी हुई। उसने कहा, भाई मैंने तो अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ रखा है। सालाना पैसा भर देता हूँ, वहाँ उनकी अच्छी सार संभाल होती है। बीमार होने पर इलाज भी हो जाता है। साल में एक बार आ पाता हूँ, तब मिल लेता हूँ। वहाँ उन लोगों को हम उम्र लोगों की कंपनी भी मिल जाती है। सब सेटल है अपना, कोई टेंशन नहीं। दोनों बहुएं बड़े गौर से सुन रही थी। तुरंत बोली, कहाँ है ये वृद्धाश्रम, हम भी बात कर लेते हैं। माँ बाबूजी की वहाँ अच्छे से देखभाल होगी। जो पैसा लगेगा हम दोनों दे देंगे। अरे भाभी, ऐसे भी वृद्धाश्रम है जहाँ पैसा नहीं देना पड़ता। आप लोग तो यहीं हो, मिल लिया करना उनसे। श्रवण भाई, तू क्या कहता है? बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा। मैं क्या जानूँ, अब उनके लिए मैं तो छुट्टी लेकर नहीं बैठ सकता, श्रवण ने मुंह बिचकाते हुए कहा। महेश जी और सरला जी अपने कमरे में बैठे यह वार्तालाप सुन रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कलेजे के टुकड़ों ने कलेजे के ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। सरला ने प्रिया बेटी को फ़ोन घुमाया और ये बातें बताई तो वो भी बोली, गलत क्या है इसमें माँ, आप लोग घर में बोर हो जाते होंगे, वहाँ जाओ, हम उम्र लोगों के साथ रहो। मेरी सासू माँ तो अपनी मर्जी से चली गई। ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। अब किससे कहें और क्या कहें।
चलो वे हमें निकालें, उससे पहले हम ही चले जाते हैं। लंबी सांस भर के महेश जी ने सरला जी को सामान समेटने का आदेश दिया। सुबह घर में सन्नाटा था। दूध ऐसे ही पड़ा था, अखबार भी नहीं उठाया गया था, चाय भी नहीं बनी थी। 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। बड़बड़ाते हुए, ये क्या माँ जी, आपने ना दूध उठाया ना चाय बनाई, ये काम तो आपका था ना, फिर भी ऐसे कैसे चलेगा। कमरे में पहुंची तो देखा कमरा तो खाली था। अब ये कहाँ गए? अरे सुनते हो, ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है कमरे में। सब भागकर आए। कमरा देखा, एक मुड़ा तुड़ा कागज रखा था। इस पे लिखा था, हम जा रहे हैं, कहाँ नहीं पता, पर ढूंढने की कोशिश ना करना। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। चलो अच्छा हुआ बला टल गई, नहीं तो कैसे कहते उनसे। चलो भाई, अब तो नौकरानी भी ढूंढनी पड़ेगी, काम कौन करेगा। सब अपने में व्यस्त हो चुके। वर्षों से लगा बरगद उखड़ चुका था, अब उसकी छांव बेमानी हो गई थी। तो दोस्तों, क्या वास्तव में हम राम कृष्ण व श्रवण के देश में रहते हैं? क्या यही हमारे नैतिक मूल्य हैं? ये कैसे संस्कार हैं जो वृद्ध माता पिता को दर दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम जाने को मजबूर कर देते हैं? कहाँ गई हमारी मानवता जो ईश्वर तुल्य माता पिता पर हाथ उठाने में भी किसी को शर्म नहीं आती? माना वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं, संबंधों में तल्खियाँ बढ़ रही हैं, तो इसका क्या यही समाधान है? आज जब कहीं ऐसा होते देखती हूँ तो मन खून के आंसू रोता है। ये दरख्त या बूढ़े माँ बाप हमें सदा छांव देते आए हैं, सबके नसीब में यह सुख नहीं होता। छांव का महत्व रेगिस्तान में भटकने वालों से पूछो, किसी अनाथ से पूछो। इतने स्वार्थी ना बनो, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसलिए दरख्तों को आंगन में रहने दो, इनकी छांव बड़ी अनमोल है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।